हेलो नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम कंप्लीट क्लास की ज्योग्राफी करने वाले हैं और ज्योग्राफी से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका सौरमंडल में पृथ्वी, यानी कि सौरमंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम। ठीक है, और अर्थ हमारी क्या हो गई, पृथ्वी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड को इंग्लिश में कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडी। तो निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पूछा गया। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। देखियो है तो ये सभी के सभी सेलेस्टियल बॉडी के अंदर आते हैं, यानी कि सौरमंडल में जो हमारी पृथ्वी है उस चैप्टर के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें खगोलीय पिंड के बारे में जो बताया गया उसमें सारे के सारे आते हैं। अब एग्जाम्पल से और इसकी व्याख्या से देख लेते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। जब भी प्यारे बच्चों साथियों आपने रात के समय देखा है और जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट नाइट में आपको चमकती हुई नजर आती हैं वो सभी की सभी वस्तुएं जो होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जो आकार में बहुत बड़े नहीं हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। देखिए इस इन नोट्स के माध्यम से मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, इसका एक रीजन है। जब आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ते हो तो आपसे सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछा जाता है कि खगोलीय पिंड से आप क्या समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो तरीका फॉलो किया गया है, ये तरीका बड़े बड़े एग्जाम में आपके सामने आता है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बच्चे को पता चलता है कि भाई अब वो सिस्टम नहीं रहा कि इनमें से कोई चार में से किसी एक ऑप्शन पे हम जाएंगे। अब क्या होता है, जो कूट दिए जाते हैं उसमें क्या होता है कि भाई आपके सभी के सभी ऑप्शन जो होते हैं एक या दो आंसर जरूर होते हैं। अब सिंगल आंसर नहीं होता। अब डीपली जो बच्चा बुक को पढ़ेगा उसको आगे जाकर भविष्य में बहुत सारी चीज़ें सरल होती नजर आएंगी कि ऐसे हमने पढ़ा है। तो सभी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, एक बार वीडियो को जरूर देखें और समझें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। कुछ खगोलीय पिंड यानी कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। जो सेलेस्टियल बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, सूर्य है, चंद्रमा, पृथ्वी है, उल्का पिंड है, इनमें से कहा गया कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास अपनी हीट और एनर्जी होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो देखिए जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी अभी कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये आंसर भी साथ के साथ है। ये इसलिए है कि जब हम बोर्ड पे कराते तो टाइम जो होता है ज़्यादा लिया जाता है, और यहाँ पर क्या है कि सामने से बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। देखिए पहले हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती है। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर जो नक्षत्र मंडल है इसको कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या रह जाएगा आपका डी। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कहलाती है नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टलेशंस। अंतरिक्ष में संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है।
स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला कॉन्स्टलेशंस है, नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग है। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, यानी कौन सी वो सेलेस्टियल बॉडी है जिनको हम प्लेनेट कहते हैं, जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से आंसर को फॉलो कीजिएगा। कुछ सेलेस्टियल बॉडी में अपना खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में पांचवा ग्रह है, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट रहेगा। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है तथा आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य के पास यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बुध ग्रह है, ठीक है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। देखिए इसमें पृथ्वी नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसमें है पृथ्वी और इसमें पृथ्वी है। और शुक्र ग्रह तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है, जुड़वा बहन कहलाती, तो इसका मतलब शुक्र तो पृथ्वी के साथ होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, वरुण है। देखिए दोस्तों, अभी जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह से आएंगे। तो आंतरिक और बाहरी ग्रह ये बड़े बड़े एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। देखिए आपका ना मैट्रिक्स बताता हूँ क्या है। मंगल है, बुध है, मंगल है, बुध है। बुध के बाद आता आपका बृहस्पति, उसको छोड़ दीजिएगा। बृहस्पति के बाद जो आएगा वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा, यानी बुध, मंगल और शुक्र 1, 2, 3 जिसमें है वो आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक है एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। तो निम्न में से बाह्य ग्रहों के बारे में हमें बताना है। बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। अभी हमने पढ़ा है कि हमारे जो ग्रह हैं ये 4 ग्रह तो आंतरिक हुए। अगर इन चारों में से कोई ऑप्शन में है तो वो तो हट जाएगा, बाकी जो रह जाएंगे बृहस्पति बाह्य ग्रह, नेपच्यून बाह्य ग्रह, शनि बाह्य ग्रह और यूरेनस भी बाह्य ग्रह है। देखिए ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से बच्चों आपके सामने जो है क्वेश्चन आते हैं कि 1 2 3 2 3 M4 1 3 M4। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज है
कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ये डिसाइड कर ले कि अब वो सिस्टम नहीं रहा है जो कई सालों पहले होता था कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे और उनमें से ही होगा। अब आपके सामने आंसर ज्यादा मिलेंगे, आपको बुक्स जो डीपली पढ़नी पड़ेगी। इसके ये फायदे हैं कि आप अगर अभी से इन बुक्स को अच्छे से कवर करके चलोगे, अगर भविष्य में आपका टीचर बनने का सपना है तो इन्हीं बुक से एचटेट और सीटेट की परीक्षाएं पूछा जाएगा। और सीटेट की परीक्षा में तो बेसिकली एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है आमतौर पर, और इसी को पढ़कर मेरा भी जो सीटेट है, सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचर का, वो क्लियर हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बाह्य ग्रह जो होते हैं सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में से कम है। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध ग्रह है, और बुध ग्रह है तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण ये इसका सबसे कम समय में होता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम दोनों ही स्टेटमेंट पे जाएंगे। देखिए, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, इसमें ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ पर भी दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये गलत है। ए सही है, हमारे दोनों ही सही हैं, तो दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हुए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हुआ। अब देख लेते हैं व्याख्या क्या है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन में होता है। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति। दोस्तों देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये अगर हमारा सन है तो आपको पता है कि भाई उसके नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। बुध के बाद कौन सा है, शुक्र। शुक्र के बाद कौन सा है, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल। अब यहाँ से मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, यहाँ पर जुपिटर आ जाता है, तो इनके बीच में जो होती है एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट ये क्षुद्र ग्रह पेटी क्या है, ये ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये दोनों ही ग्रहों में से आपका क्या रहेगा, नेपच्यून जो है सबसे दूरी पर है। ये आपकी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन दोनों के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरियस व 2003 UV 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बोने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। नीचे दिए गए कथन व कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आकार को भू आप भी कहा जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब भी आपके रीजन और अजर्शन के क्वेश्चन आते हैं, अजर्शन और रीजन के क्वेश्चन आते हैं, कथन व कारण के क्वेश्चन आते हैं, तो आप सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट रीड कर रहे हो
तो उसमें ये देखना कि भाई आपकी स्टेटमेंट जो आप पढ़ रहे हो वो ट्रू है या फॉल्स है। पृथ्वी के आकार को भू आप कहा जाता है, यानी जियोइड भी कहा जाता है, ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। तो अब ऑप्शन में क्या है, देखिए ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ तक तो हमारा ये आंसर रहेगा। ए गलत है, यहाँ पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ए तो हमारा राइट आंसर है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बिल्कुल। जो ध्रुव है वहां पर पृथ्वी का क्या है, थोड़ी चपटी हुई नजर आती है। तो यहाँ पर ये भी गलत हुआ, जब आर हमारा ठीक है तो ये भी गलत हुआ। इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। अगर स्टेटमेंट हमारी देखिए क्यों लगाकर देखेंगे और क्यों लगाते ही आंसर हमारा पता लग जाएगी कि कौन सा है। पृथ्वी के आकार को भू आप भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है, ये स्टेटमेंट ठीक है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यह जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अंतरिक्ष से आकाश देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी देखिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, नीले रंग की दिखाई देती है। ये स्टेटमेंट हुई हमारी फॉल्स, तो फॉल्स है। तो अगला देख लेते, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स। तो यहाँ पर न तो एक और न ही दो आपका आंसर रहेगा। देख लेते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। तो सौर मंडल का जो निर्माण है, ग्रह बिल्कुल आते हैं, उपग्रह ये भी आते हैं, सूर्य ये भी आता है और उल्कापिंड ये भी आता है। तो सभी इसके आंसर रहेंगे और सभी में उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा। व्याख्या, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। आगे जो क्लास मिलेंगी आपको सूर्य की जगह वहां पर निहारिका देखने को मिलेगा, नेबुला देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आगे जो मैं क्लास कराऊंगा उसमें आपको समझ में आएंगी कि ज्योग्राफी वाकई में लेवल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक ही है। कैसे ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य अल्टीमेट स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। तो उनके रास्ते जो फैले हैं दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को हम कहते हैं क्योंकि शुक्र ग्रह का आकार और घनत्व और व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है।
पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है या जुड़वा ग्रह है वही है शुक्र ग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो सबसे बड़ा जो ग्रह होगा वो आपका बृहस्पति होगा और सबसे छोटा जो ग्रह होगा वो बुध होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोई भी अगर इसको जिसको एग्जाम नहीं देना है अगर वो भी देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों से ये क्वेश्चन जरूर पूछे, उनसे जरूर नोट करवाएं, उनकी रिवीजन जरूर करवाएं। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो वे दो ग्रह कौन से हो जाएंगे आपके? शुक्र और यूरेनस। देखिए हमारी जो पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी जो होती है वेस्ट यानी कि पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है। लेकिन दो ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव करते हैं, वो शुक्र और यूरेनस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पेटियां हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो दोनों ही ठीक रहेंगे क्योंकि इनके चारों तरफ क्या है? छल्ले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो एक भी चंद्रमा नहीं है, देखिए ध्यान से देंगे। पहला ही जो आपका है बुध और आपका शुक्र, यही आंसर रहेगा, डी रहेगा। हमारे सौरमंडल में बुध एवं शुक्र ग्रह के पास कोई चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो सबको ही पता होगा कि शनि के चंद्रमा कितने हैं? 62 हैं और बृहस्पति के कितने? 69। सबसे बड़ा हमने पढ़ा ही था अभी। तो ये सब के दे रखे, मंगल के 2 हैं, यूरेनस के 27 हैं, बृहस्पति के 69 है, शनि के 62 है। तो आंसर दोस्तों इसका बृहस्पति रह जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो केवल एक ही आंसर आपका रह जाएगा। ये पढ़ लेते हैं क्या क्या। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग या केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। अतः कथन जो 2 है वो असत्य है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है? आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। ए और आर दोनों सही है, गलत है। ए सही है और आर गलत है। ये देखिए स्टेटमेंट आपको पता ही है दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है, ज्यादा नहीं होता। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, यानी कि 1969। कई बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। नासा की ये सोर्स लिया गया है। आगे स्टेटमेंट है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। खुले आकाश में फैली एक
छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारा का समूह आकाश गंगा कहते हैं, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 2 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर था और कल की वीडियो में आपको ग्लोब, अक्षांश और देशांतर ये आपको मिलने वाली है। देखिए एनसीईआरटी का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे आपको क्वेश्चंस बुक में इतने प्रोवाइड नहीं किए गए हैं और ना ही इस तरीके से दिए गए हैं। बच्चों को अगर अभी से आपने इस लायक बनाना है कि आगे चलकर भविष्य में कुछ चीज़ों का फेस करेंगे तो सही, लेकिन वो उससे जल्दी निकल जाएं उस दौर से, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो एसएसटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंग्लिश से, मैथ से, ये हर सब्जेक्ट से एक ऐसे मीडियम से आपको दी जाएगी ताकि आपका बच्चा या कोई भी है एसटेट, सीटेट, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला बच्चा है उसको ये रास्ता मिले और वो अपने रास्ते में सफल हो। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।